हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है पहली चीज़ तो वो, और फिर कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम लोग इस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, वक्र रेखीय निर्देश अंदर, उसमें इसका क्या फॉर्मूला बनेगा डाइवर्जेंस का, ये बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो डाइवर्जेंस क्या होता है, ये हम लोग ईएमटी में फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। जिसको नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा। देखिए डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। अपना जो टॉपिक है दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस इसके बारे में बात करो। देखिए पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ, फिर उसका डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन किस तरीके से जनरेट किया गया। इसमें ऐसा बोला गया कि आप एक, पहली चीज़ तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र इस तरीके से लेते हैं हम लोग। जैसे ये तीन एक्सिस बना लिए, ठीक है। जैसे एक्स वाई और जेड होते हैं, इसमें u1 u2 और u3 होते हैं सिंपली। तो एक जैसे u1 मान लो, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो e1 कैप होगा। ये u2 मान लो, ये इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश e2 कैप होगा। एक होगा u3 जिसकी डायरेक्शन में e3 कैप हो जाएगा, ऐसा आएगा। क्लियर है? अब समझिएगा बात को। इसके अंदर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूं, आयतन अल्पांश ले लेता हूं, मतलब एक छोटा सा आयतन ले लेता हूं, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। तो एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लेता हूं, छोटा सा घनाभ बना लेता हूं। घनाभ नहीं, घनाभ तो हम लोग किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेता हूं इसके एक्सिस में। घनाभ नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग क्यूबॉइड नहीं बोल सकते। ये लो, ये छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, एक अल्पांश ले लिया मैंने। यहां पर मान लो कोई सदिश क्षेत्र है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि इसके आयतन, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका आयतन है वो मैंने डीवी ले लिया। कितना ले लिया? डीवी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फील्ड है वहां पर, कोई वेक्टर फील्ड है। वो वेक्टर फील्ड इससे पास हो रहा है, इससे गुजर रहा है, तो उसकी वजह से इससे फ्लक्स निकलेगा। इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा है वो टोटल फ्लक्स है फाई। कितना है? फाई। कितने वॉल्यूम से? डीवी आयतन से। इसका टोटल वॉल्यूम है डीवी, तो डीवी वॉल्यूम से, डीवी आयतन से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा? फाई। एकांक आयतन से अगर मुझे कैलकुलेट करना हो पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम से मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। ये एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। इससे है ना, इसको बोलते हैं ग्रेड, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये है डाइवर्जेंस। आई बात समझ? तो डाइवर्जेंस क्या हुआ, एक कोई छोटा सा आयतन अल्पांश है, एक वॉल्यूम एलिमेंट है, क्लोज्ड, बंद है ये, तो इसके यूनिट वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम से, एकांक आयतन से जितना फ्लक्स जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस। जैसे आप ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि मान लो कि यहाँ पे बीच में कोई, यहाँ पे कोई फाउंटेन लगा हुआ, कोई फव्वारा लगा हुआ है और यहाँ से पानी निकल रहा है ना, फव्वारा लगा हुआ, पानी निकल रहा है, और यहाँ से मान लो कि कितना भी पानी निकल गया, पानी को मैं फ्लक्स के तरीके से बात कर रहा हूँ कि जितना पानी निकला वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो यहाँ से 50 लीटर पानी निकल गया। कितना? 50 लीटर। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया? 50। दूसरा,
आयतन इसका मान लो कि इसका वॉल्यूम जो है वो मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डीवी कितना है 2, तो मैं लिख देता हूँ 2। तो ये 50/2 जो आएगा पर यूनिट वॉल्यूम से एकांक आयतन से कितना पानी निकल गया, वो फ्लक्स को वो यहाँ पे डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिंपल सेंस में हम लोग आप डाइवर्जेंस को समझ सकते हो कि डाइवर्जेंस का क्या सीन है। थोड़ा बहुत आया होगा समझ। अब हम लोग इसका डेरिवेशन लिखेंगे और पूरा इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी एक और चीज, इसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, एक बार समझ लेना, क्योंकि लास्ट तक बच्चों के कंफ्यूजन रहता कुछ जगहों पे इसके अंदर। तो पहले ही मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, वहीं पे ध्यान दे लेना, नहीं तो बाद में लेके घूमते रहोगे कि ये कैसे आया ये कैसे आया। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया अभी, ये पूरा कार्यक्रम सुनाया आपको, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखिए, किसी बंद पृष्ठों के आयतन अल्पांश, 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 आयतन अल्पांश, किसी बंद पृष्ठों के आयतन अल्पांश के लिए प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले फ्लक्स का मान, प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले फ्लक्स का मान, प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले फ्लक्स का मान डाइवर्जेंस कहलाता है। प्रति एकांक आयतन फ्लक्स का मान डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, दी फ्लक्स पासिंग थ्रू, दी फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, दी फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, द पर यूनिट वॉल्यूम for a small closed volume element, small closed volume element, small closed volume element is called divergence, is called divergence। चमका, ये मैंने एक छोटा सा कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एक आयतन ले लिया, इसके बारे में अभी कहानी चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैंने बेसिक आइडिया बता दिया कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात। अब मान लो यहां पर हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी मान सकते हैं, कोई भी फील्ड मान सकते हैं, लेकिन अभी मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की स्पेसिफिक उनकी बात नहीं करूंगा। मैं एक जनरल बात कर लेता हूं कि कोई फील्ड है यहां पर, सदिश क्षेत्र है, कोई वेक्टर फील्ड है, ए वेक्टर फील्ड है यहां पे, कौन सा ए वेक्टर फील्ड है, और एक एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है ये। ठीक है, तो लिखो, माना एक आयतन अल्पांश, माना एक आयतन अल्पांश, माना एक आयतन अल्पांश एक सदिश क्षेत्र ए में रखा गया, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में रखा गया है, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में रखा गया है। माना एक आयतन अल्पांश सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में रखा गया है। लेट ए स्मॉल क्लोज्ड वॉल्यूम एलिमेंट, लेट ए स्मॉल क्लोज्ड वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल क्लोज्ड वॉल्यूम एलिमेंट is put in vector field A vector, is put in vector field A vector, is put in vector field A vector,
इज पुट इन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। ठीक है, इज पुट इन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। देन तो अब समझो मेरी बात को, ऐसा है फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को हम लोग लिख रहे हैं फाई, और इसको सिंपल तरीके से मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्लोज्ड है ना, ये बंद है, बंद पृष्ठ, तो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये क्लोज्ड था, बंद पृष्ठ से है, तो बंद पृष्ठ ये मतलब पूरा ये, तो ये फाई लिख दिया। अल्पांश का आयतन जो है, अल्पांश का आयतन, अल्पांश का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कितना वॉल्यूम है इसका, dv है। तो डाइवर्जेंस की अगर बात करूं मैं, डाइवर्जेंस, इफ आई टॉक अबाउट द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस क्या हुआ, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, जगह कम पड़ रही है अपने पास में, ये लो इधर ले आते हैं, आराम से लिखेंगे इसको। जिसने नहीं छापा है पहले तो पॉज करके ये डायग्राम छाप लो, और ये जो कहानी सुना रहा हूँ ना, ये वाली इधर ये भी छाप लो, ठीक है, वो उधर हो जाएगा। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, अभी उसको वैसे के वैसे रहने देना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना ताकि ईजिली आप उसमें काफ़ी चीज़ें लिखनी है, अभी फिर गड़बड़ हो जाएगा, छोटा बना लोगे तो लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है। अभी देखिए लेट्स टॉक अबाउट द डाइवर्जेंस। अगर हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करें तो डाइवर्जेंस जो है क्या हुआ, फ्लक्स अपॉन अल्पांश आयतन, या मैं आयतन लिख देता हूं, अल्पांश आयतन, अल्पांश आयतन, स्मॉल वॉल्यूम। हिंदी वाले हिंदी के वर्ड्स लिख रहे रहना, इंग्लिश वाले इंग्लिश के, ये तो लिखना तो आ गया होगा इतने दिनों में। ये डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें। डाइवर्जेंस किसका होता है, पहली चीज तो जो सदिश क्षेत्र होता है उसका होता है, जो वेक्टर फील्ड है उसका है। यहाँ पे वेक्टर फील्ड कौन है, ए है, तो ये जो डाइवर्जेंस निकल के आएगा किसका निकल के आएगा, ए का। जैसे हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे, ग्रेडियंट किसका होता था, फाई का। तो जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस, वो डाइवर्जेंस को शॉर्ट में DIV लिख देते हैं। डाइवर्जेंस किसका होगा, ए का है ये, डाइवर्जेंस किसका, ए का, वेक्टर क्वांटिटी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है वो क्या आएगा, फ्लक्स फाई और अल्पांश आयतन, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम, ये dV। क्लियर है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DIV ए वेक्टर, फाई का हम लोग ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन V अपॉन DV, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फाई को ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ये डेफिनेशन इस तरीके से बनाई गई कि एक स्मॉल एलिमेंट के लिए बनाई गई है, फिर बाद में अप्लाई तो सबके लिए होती है, लेकिन ये स्मॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो DV है ये बहुत छोटा लेते हैं हम लोग, ये जब ये डिफाइन कर रहे हैं ना, तो DV जो डेफिनेशन में ना बहुत छोटा लेते हैं। तो यहाँ पर कई बुक्स में आप ऐसे भी देखोगे DV बहुत छोटा है, मतलब जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, इट टेंडिंग टू जीरो या टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो DV टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। आगे बात समझ, सिंपल वे में तो ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे, लेकिन फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, ये आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भैया। अभी तो सिंपल डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, अभी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां तक छाप लेना आप। क्लियर है, चमका। चलो
देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स के जो डेरिवेशंस है उनमें फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिजिक्स का जो सेंस बनता है ना वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ी बोरिंग लगे आपको, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये पूरे जो आपके फिजिक्स के सारे जो बीएससी के जो सारे पेपर्स होते हैं उनमें सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ये। मतलब फिजिकली कनेक्ट करने की बात करें उस सेंस में, किसी को मैथमेटिक्स या डेटाज या इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है तो उनको अच्छा लग सकता है। बाकी फिजिकल सेंस समझने में, या हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं या थर्मोडाइनमिक्स को समझते हैं, वैसा टेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथमेटिकल फिजिक्स से ओबीसी बात है, मैथमेटिक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बस ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए मैं जुगाड़ बनाऊंगा, पूरी इस ज्योमेट्री में कहानी बनाऊंगा, पूरा गेम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है, करें स्टार्ट। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये बाद में बड़ा पंगा करेगी, दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे। इसको कैसे लिखूं मैं, इसको ये फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स, ये इसको कैसे लिखा जाए, ये है। तो इसके लिए थोड़ा ज्योमेट्रिकल चीज़ें स्टार्ट करते हैं। एक बार ये छाप लो, मैं एक बार टाइम का आइडिया ले लेता हूँ। टाइम है अभी 10-12 मिनट है अपने पास में, 13 मिनट है। तो देखिए हाँ जी, ऐसा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है इसमें ध्यान से ये देखना है। देखो सिंपल सिंपल चीजें समझना। मैंने ये ग्रेडियंट स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें मैं यहाँ पे वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। वो चीज़ें ऐसे बताई थी मैंने आपको कि जो डी आर वेक्टर होता है, जैसे सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी आर वेक्टर हम लोग लिखते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ऐसे होता है। कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यू इस तरीके से लिखा जाता है। डी आर वेक्टर जो होता है वो होता है H1 DU1, आई कैप को E1 कैप लिख देते हैं हम लोग, और H2 DU2, जे कैप को E2 कैप, ये दूसरी डायरेक्शन होगी। फिर H3 DU3 E3 कैप, ऐसे आता है, ठीक है। अब समझियो बात को, यहां पर ये तो फिर डायरेक्शन को बता रहा है, यहां पे ये डायरेक्शन आ गया। यहां पर जो dx है वो एक तरीके से H1 DU1 के इक्वलेंट चीज है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि dx का वैल्यू ये है, लेकिन आप इक्वलेंट समझ सकते हो कि जैसे dx है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, H1 DU1 लिख सकते हो। dy है, वहां पर आपके पास में क्या आ रहा है, H2 DU2। तो dz है, उसकी जगह क्या आ रहा है, H3 DU3। ये दिमाग में चमकना चाहिए कि मैं ये जो बोल रहा हूं ये लाइन कहां से आई, ये तो हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, वो बात नहीं बता रहा मैं ये बता रहा हूं कि इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां से ये सीन पता चलता है कि dx जो है H1 DU1 के इक्वल होता है, dy इसके और dz को इसके इक्वलेंट ले सकता हूं मैं। क्लियर है। वैसे तो ये जनरल फॉर्म होता है, ये इसका फॉर्म होता है, ये जनरल है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, लेकिन हम लोग क्या इस चीज को समझते हैं इजीली, क्योंकि बचपन से ये यूज करते आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इसका एग्जांपल देते हुए आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, dx ये होता है, dy ये है, dz ये है। क्लियर है, ठीक है ना। अब समझियो बात को। तो अगर आपके पास में एक छोटा सा आयतन अल्पांश होता है, ऐसा एक छोटा सा एक आयतन अल्पांश होता, वॉल्यूम एलिमेंट होता, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, ऐसा। और इसके अंदर ये छोटा सा है, इसका आयतन है dv। तो इस डायरेक्शन में ये होता है dx, ये होता है dy, और ये क्या होता है dz, ऐसा ही होता ना। अरे x डायरेक्शन में जो लेंथ होती है वो dx हो जाती है, y में dy हो जाता है और z में dz हो जाता है।
ऐसे बात करते हैं। ये चीज इधर समझना आप, ये सेम चीज है, ये एक्स डायरेक्शन है मतलब u1 डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है मतलब u2 है, ये z डायरेक्शन है मतलब u3 है। इसमें ये dx है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है dx, और dx को तो हम लोग क्या लिखते हैं h1 du1, मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्या h1 du1 है। ये कहानी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये क्या है h1 du1, ये इस डायरेक्शन में ये है dy होता है जैसे, तो dy की जगह h2 du2 होता है, h2 du2, h2 du2 ये, और ये क्या है h3 du3। ये कहानी समझ आ गई होगी आपको, जिसको नहीं आई है ये वापस से 5 मिनट रिपीट करके देख लें, ठीक है। ये dx dy dz को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, छोटा आयतन अल्पांश है, तो उसमें जो लंबाई है वो dx dy dz ले रहे हैं, ना कि x y z ले रहे dx dy dz। तो dx dy z को हम लोग कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में du dy इस तरीके से जो होता है, dx की जगह h1 du1 होता है, dy की जगह h2 du2 होता है, ठीक है, ऐसा है। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन की dx की जगह तो du1 लिख देना चाहिए था ना अपने को, लेकिन नहीं, dx का h1 du1 होता है, ये हम लोग कंपेयर करके निकाल के लाए हैं। आपको ऐसा नहीं कि जो सिंपली लग रहा है वैसा ही हो, ये कैलकुलेशन से लेके आए हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना कि ये चीज ऑलवेज अप्लाई होगी, ठीक है। ये मिल गया भैया, ये क्लियर है। ये किस किस को समझ आया ये तो मैं पूछूंगा तो भी आप बता नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे को टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इस एलिमेंट से बाहर निकलने वाला टोटल पानी में सिंपली बोल देता हूँ ताकि सेंस समझ में आता रहे। इससे टोटल कितना पानी निकल रहा है या टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है ऐसे समझ लो। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं कि जैसे ये है ए बी सी डी ओ ई एफ जी, ऐसे दे दिया, ठीक है, क्लियर है। ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ये जो सरफेस है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है कोई बता सकता है? देखिए 1 सेकेंड, हेलो, हाँ 5 मिनट बाद में करूँगा, ओके। हाँ जी, देखिए इसका एरिया कितना है, ये किसी भी सरफेस का मैं एरिया पूछूं तो क्या आप एरिया बता सकते हो? देखिए बता सकते हैं आप, बिल्कुल, कैसे बता सकते हैं? हाँ हेलो, सॉरी, हाँ जी, इसमें एरिया अगर पता करना हो तो एरिया देखो, ये है dx, ये है dz, जैसे इससे कंपेयर करो, ये है dz, ये है dy, हाइट क्या है dy है, इसकी हाइट है dy। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो इसका, तो क्या होगा dy इंटू dz, यही होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, लेंथ एंड विड्थ, तो dy इंटू dz हो जाएगा, क्लियर है। किसी का भी कैलकुलेट कर लो आप, अगर इसका कैलकुलेट करना हो सपोज इसका, तो इसमें ये है dx और ये है dz, ये तो dz है, ये है dx, तो dx इंटू dz। इसी तरीके से इसमें भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर कैलकुलेट करना हो जैसे ए बी एफ जी का, इसका कैलकुलेट करना हो मुझे एरिया, तो इसमें देखो एक तो ये हाइट देख लो, एक ये देख लो, तो ये तो जो है वो ये है h3 du3, ये तो है h3 du3 ये वाली, और ये जो है ये हाइट ये है h2 du2, तो h2 du2 और h3 du3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो इसका एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हो ना आप, अरे ठीक है ना। चलो ये जो सारी कहानी है ये हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का हो गया और ये जो है मैंने जो समझाया ये ठीक है। इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया से क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैसे आएगा। ठीक है, ओके।